डियर स्टूडेंट्स, कल पिछली क्लास में अपन ने विद्युत विभव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था और आज उससे अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक का अपन आज अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 बोर्ड एग्जाम में आया। चित्रानुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर ऋणावेश -q, बिंदु B पर धनावेश +q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, मध्य बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। मध्य बिंदु से गुजरने वाली तथा अक्ष की लंबवत रेखा निरक्षीय रेखा। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। माना कि धनावेश +q तथा ऋणावेश -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर है। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ रखा है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर, तो E1 वेक्टर की दिशा B से P की ओर, या E1 वेक्टर की डायरेक्शन। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रेक्षण बिंदु से ऋणावेश की ओर, P से A की ओर, तो ये E2 वेक्टर की डायरेक्शन है। E1 वेक्टर और E2। यहां पर दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बन गया AOP और दूसरा त्रिभुज बन गया BOP। A से O की दूरी चित्र में अपन देखेंगे, ये दूरी होगी A। O से B की दूरी B क्या होगी A। ठीक, ये दूरी, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा दोनों में घूमेनिस्ट, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। इसलिए दोनों त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP सर्वांग सम होंगे और सर्वांग सम होंगे तो AP बराबर BP, AP बराबर BP। AP और BP यहां करण है। किसी त्रिभुज के आधार और लंब दिए होने पर करण अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट को अपन 1/2 घात ले सकते हैं। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1/2। ये अपने पास AP और BP का मान आ चुका है। अब अपन धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर मानी है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर मानी है। जैसा कि अपन जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R²। K की जगह Q आ जाएगा और R यहाँ क्या है? दूरी कितनी होगी? BP का अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो E1 बराबर हो गया KQ और बटे में क्या है? दूरी का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर, BP का होल स्क्वायर। BP का होल स्क्वायर करते हैं, इसके 1/2 घातांक है और अपने पास आएगा
के क्यूब बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपने पास है। इसके ऊपर अपन वेक्टर लगाएंगे तो ये दिशा कितनी जाएगी, ए से पी की ओर। E1 वेक्टर है, वेक्टर लगाएंगे, यहां दिशा लिखेंगे, दिशा बीपी की ओर। इसी प्रकार E2 वेक्टर, E2 वेक्टर में फॉर्मूला हुई KQ बाई आर स्क्वायर। आवेश का परिमाण समान, दोनों की दूरियां समान, एक भी बराबर बीपी, इसलिए E2 वेक्टर और E1 वेक्टर का परिमाण समान है, लेकिन चित्र में भी दिखाई दे रहा है आपको दिशाएं अलग अलग हैं। इसलिए E2 वेक्टर बराबर आ गया KQ बटे में AP का होल स्क्वायर, और AP का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा KQ बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अपनी समीकरण दो दिशा हो गई P A की ओर, P से A की। डायग्राम में भी अंकित है, यहां भी लिख दी गई। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण अर्थात आंकिक मान बराबर नहीं है, इसलिए दोनों का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, यहां पर अलग अलग है। अगर दिशाएं समान होती तो दोनों सदिश राशियां जुड़ जाती, विपरीत होती तो सब्ट्रैक्शन हो जाता, घट जाती। अब न तो समान है और न ही यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रही है, इसलिए अपने पास दूसरा मेथड क्या है, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को x के समांतर और x के लंबवत में विभाजित कर देते हैं। x के समांतर ये लाइन होगी, ये x से रेखा है, इसकी समांतर लाइन आ गई, और ये x के लंबवत लाइन आ गई। मान लीजिए ये कोण थीटा है, दोनों त्रिभुज जैसा कि मैंने पहले बताया क्लास में सर्वांग समय, तो ये कोण थीटा तो निश्चित ही कोण थीटा ही होगा, तो ये कोण थीटा हो गया, ठीक। थीटा, ये कोण थीटा है तो निश्चित ही ये कोण भी थीटा होगा, ये संगत कोण हो गया, और ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, एकांतर कोण हो गया ये। अब E1 के अपने को घटक खोलने हैं, एक तो अक्ष के समांतर और एक अक्ष के लंबवत। यहां से मैं लंब डालता हूं, पहले 11वीं क्लास में भी पढ़ रखा है पढ़ने, लंब डाला तो ये भुजा आधार हो गई, ये भुजा लंब हो गई। पहले भी बता रखा है कि आधार के साथ क्या आएगा, कोस थीटा, तो E1 का घटक तो E1 कोस थीटा हो जाएगा। यहां पर ये घटक हो गया E1 कोस थीटा, और लंबवत घटक लंब के साथ क्या आएगा, साइन E1 साइन। सिमिलरली इसी प्रकार E2, यहां से इसको लंब डालेंगे तो ये भुजा आधार आएगी, तो इसलिए ये घटक भी क्या होगा, E2 कोस ऑफ थीटा, और लंबवत घटक क्या आएगा, E2 साइन। ठीक, चित्रानुसार स्पष्ट है, चित्र आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, चित्रानुसार स्पष्ट है कि लंबवत घटक परिमाण में समान, क्योंकि E1 E2 के बराबर है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत तथा सरेखीय होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जबकि x के समांतर घटक परिमाण में समान, दिशा में भी समान तथा संरेखीय होने के कारण जुड़ जाते हैं, तो ये तो एक टेंशन, ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए बिंदु B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, उसका परिमाण है E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर E2, दोबारा हम देख सकते हैं E1 बराबर E2 है, इसलिए E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा 2E1 कोस थीटा, तो E इक्वल टू
2e1 cos थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है दो, तो है e1 की वैल्यू समीकरण 1 में k³ बटा r² प्लस a², ये अपन रखें। यहां पर e बराबर वो गुणा e1 की वैल्यू हो गई k³ बटे में r² प्लस a², ये e1। आगे है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहां पर कैसे निकालेंगे? जब कोण की वैल्यू दी गई होती है तो डायरेक्ट निकल जाते हैं, जैसे cos 45 देते हैं, cos 30 देते हैं, लेकिन यहां थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, cos थीटा हो चाहे sin थीटा हो चाहे tan थीटा हो, भुजाओं का अनुपात होता है। भुजाओं का अनुपात थीटा के सामने वाली भुजा ये बंद हो गई, ये भुजा आधार हो गई, ये भुजा करण हो गई। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा करण। आधार अपने पास हो गया a, करण हो गया r² प्लस a² की होल घात बटा 2। तो cos थीटा की वैल्यू अपन क्या पुट कर दें, इनटू a बटे में r² प्लस a² की होल घात 1 बटा 2 e इक्वल टू k³ और 2 को यहां ले लो तो 2 ही बटे में r² प्लस a² की होल घात 1 प्लस 1 बटा आधार समान वाले घटाते तो चलते 1 और 1 बटा 2 को जोड़ेंगे तो 3 बटा 2। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आवरण, और विद्युत द्विध्रुव आवरण के फॉर्मूला P बराबर 2 into 2a। तो यहां पर आपके पास आ गया Q into 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q into 2a। इसके स्थान पर P पुट कर दिया तो E इक्वल टू k P बटे में r² प्लस a² की होल घात 3 बटा 2, और ये समीकरण अपने पास आ गई 3। ठीक, समीकरण 3 आ गई। ये समीकरण अपने को कब काम में लेते हैं, अलग अलग कंडीशन में, जब r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा, यानी a को r की तुलना में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तब तो समीकरण 3 में वैल्यूज पुट करके मान रख के उसका उत्तर किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, लेकिन अपने को प्रश्न में कई कंडीशन ऐसी दे दी कि r की वैल्यू a की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ये राशि फिर क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगी। आगे देखें, यदि r is very greater than 2a होने पर r² की तुलना में a² को नगण्य मान सकते, a² को नगण्य मान सकते। अब नगण्य के बारे में भी कैसे, जैसे मान लीजिए r की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे बहुत बड़ी राशि है। a की वैल्यू 0.1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.0 बना जाएगा, वो और छोटी जाएगी। एक बड़ी राशि में छोटी राशि को जोड़ोगे या घटाओगे तो कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई भी कभी भी नहीं करते, प्लस माइनस में जाएंगे। अब अपना फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू k p डिवाइडेड बाई a² नेग्लेक्ट हो गया तो r² की होल घात 3 बटा 2 का दुगुना करोगे तो यह आ गया kp बटे में r³ kp बाई r³। ये अपनी समीकरण 4। ये फॉर्मूला तब काम में लेना जब r की वैल्यू a की तुलना में 2a की तुलना में बहुत ज्यादा, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में अपन ले सकते हैं। इससे
आप जैसा कि जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और सदिश राशि की दिशा होती है। इधर अपन देखें तो ये तो एक कांस्टेंट है, r एक दूरी है, दूरी अदिश राशि है, p सदिश राशि है। जैसे कल की क्लास में या पिछली क्लास में मैंने बताया था कि p वेक्टर की दिशा या विद्युत विद्युरागमन की दिशा ऋणावेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश की ओर। चलो मैंने डायग्राम में दोबारा इंगित कर दी, a से b की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये तो p वेक्टर की डायरेक्शन है। अब e वेक्टर की डायरेक्शन अपन इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। अपन अपने डायग्राम की तरफ ध्यान दें तो e वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिख रही है, दोनों एरो इस साइड में हैं, इसलिए परिणामी है इन दोनों का इसी दिशा में आएगा। परिणामी इस दिशा में आएगा, p वेक्टर इस दिशा में आएगा। तो मैं यहां पर ये तो हो गया एक तरह से p वेक्टर और ये हो गया e वेक्टर, दोनों की दिशा आपको दोबारा डायग्राम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत या प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल, विपरीत या प्रति समांतर है। विपरीत या प्रति समांतर होगा तो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो e वेक्टर बराबर k p वेक्टर बाई r क्यूब। अब इसमें क्या है, e और p वेक्टर एक दूसरे के विपरीत थे, इसलिए यहां चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि e वेक्टर की दिशा p वेक्टर के विपरीत, या दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये समीकरण अपनी कितनी होगी, 5। इस प्रकार से ये डेरिवेशन अपना पूरा होता है। लेकिन इसमें कल अपन ने ये भी पढ़ा था, अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E अक्ष बराबर अपने पास का फॉर्मूला क्या है, पहले वाली क्लास में 2kp बाई r, 2kp बाई r। और E निरक्ष बराबर अभी भी अपने पास फॉर्मूला है kp बाई r क्यूब। ये kp बाई r, इन दोनों में अपन रिलेशन देखना चाहिए। तो kp बाई r क्यूब के स्थान पर E निरक्ष कर सकते हैं, इसलिए E x बराबर 2 गुना E निरक्ष, 2 गुना E, ये भी एक रिलेशन है। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि अक्ष पर जितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतनी दूरी पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी। अगर मान लो ये वैल्यू अपने 100 वोल्ट प्रति मीटर दे रखी है तो ये वैल्यू 200 वोल्ट प्रति मीटर आएगी। दूसरे शब्दों में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अक्ष पर विद्युत तीव्रता, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उतनी दूरी पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अनुपात होगा, तो वो अनुपात 2:1 आएगा। निरक्ष पहले दे दे, अक्ष बाद में दे दे, तो 1:2 हो जाएगा। वो एक बार